नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड टॉपिक पर आधारित है और वो टॉपिक है DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स, साइट इंजीनियर्स और जूनियर सिविल इंजीनियर्स मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर DPR आखिर होता क्या है, DPR क्यों बनाई जाती है और सबसे ज़रूरी सवाल DPR कैसे प्रिपेयर की जाती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में सीरियस हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी या फ्रीलांसिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, तो DPR का नॉलेज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग की बात होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि DPR आखिर है क्या। DPR का पूरा नाम होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्ड प्लानिंग रिपोर्ट उसमें होती है। आसान भाषा में कहे तो DPR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उससे जुड़ी हर टेक्निकल, फाइनेंशियल और प्लानिंग रिलेटेड जानकारी उसमें लिखी हुई होती है। DPR ये बताती है कि प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितना खर्च आएगा, कितने समय में पूरा होगा और क्या ये प्रोजेक्ट टेक्निकली और इकोनॉमिकली फिजिबल है भी या नहीं। बिना DPR के कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया होता है, रियलिटी नहीं। अब सवाल उठता है कि DPR की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है या गवर्नमेंट को एक हॉस्पिटल, स्कूल या हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करवाना है। क्या बिना प्लानिंग के सीधा साइट पर काम शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। DPR के जरिए यह डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है या नहीं, बजट कंट्रोल में रहेगा या नहीं, और फ्यूचर में कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल होगा या नहीं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो DPR के बिना टेक्निकल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फंड रिलीज संभव ही नहीं है। इसलिए DPR को प्रोजेक्ट का फाउंडेशन भी कहा जाता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से समझते हैं। DPR सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं होती, बल्कि DPR पढ़कर कई लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे फंडिंग एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बैंकर, इन्वेस्टर और सीनियर अधिकारियों की जो कमेटी होती है, उन लोग के लिए भी इसको बनाया जाता है ताकि वो इसको पढ़ सके, समझ सके और एक डिसीजन ले सके। इसलिए DPR ऐसी लैंग्वेज में बनाई जाती है जो टेक्निकली साउंड हो और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी समझ में ये आसानी से आ सके। यही कारण है कि एक अच्छी DPR बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि DPR में क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले DPR की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट बैकग्राउंड से। इस सेक्शन में बताया जाता है कि प्रोजेक्ट को क्यों, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, इसके क्या बेनिफिट होंगे और ये प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उदाहरण के लिए अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग की DPR बना रहे हैं तो ये बताया जाएगा कि एरिया में हाउसिंग डिमांड क्यों है और ये बिल्डिंग किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई जा रही है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट लोकेशन एंड साइट डिटेल्स। इसमें साइट का पूरा विवरण दिया जाता है, जैसे लोकेशन मैप, अप्रोच रोड, सराउंडिंग डेवलपमेंट, लैंड ओनरशिप डिटेल्स, प्लॉट एरिया, साइट बाउंड्रीज एंड एक्सेस पॉइंट्स। साथ ही सॉइल कंडीशन, टोपोग्राफी और ड्रेनेज जैसी बेसिक इंफॉर्मेशन भी इसी सेक्शन में दी जाती है। यही वो स्टेज है जहां साइट विजिट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, क्योंकि बिना साइट देखे कोई भी इंजीनियर सही DPR नहीं बना सकता। इसके बाद DPR का सबसे टेक्निकल पार्ट शुरू होता है, टेक्निकल डिटेल्स एंड डिजाइन कॉन्सेप्ट। इस सेक्शन में बताया जाता है कि बिल्डिंग RCC होगी या स्टील स्ट्रक्चर, फाउंडेशन का टाइप क्या होगा, डिजाइन किस IS कोड के अनुसार किया जाएगा, लोड कंसीडरेशन क्या क्या होने वाली है और स्ट्रक्चरल सिस्टम कैसे काम करेगा। यहीं पर ड्राइंग का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड सर्विसेज ड्राइंग्स। अब आते हैं सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर। यह DPR का बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा होता है। सॉइल टेस्ट के आधार पर ही फाउंडेशन टाइप को डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फाउंडेशन होगा, आइसोलेटेड फुटिंग, कॉम्बाइंड फुटिंग, रैप्ड फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन। अगर सॉइल टेस्ट गलत इंटरप्रेट हो गई
तो पूरा बिल्डिंग फ्यूचर में रिस्क में हो सकती है। इसलिए डीपीआर में सॉइल रिपोर्ट का समरी और डिज़ाइन रिकमेंडेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसको इसीलिए शामिल भी किया जाता है। इसके बाद आता है क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जिसे हम सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बीओक्यू और एस्टिमेट कहते हैं। इस सेक्शन में मटेरियल्स की क्वांटिटी, लेबर रिक्वायरमेंट, मशीनरी कॉस्ट, शटरिंग, रेनफोर्समेंट, कंक्रीट, फिनिशिंग आइटम सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ओवरहेड चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट, कंटिजेंसीज और टैक्सेस को जोड़कर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाली जाती है। और यही वो हिस्सा है जहां डीपीआर फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा या वीक होगा ये पता चलता है। अब आता है कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी और एग्जीक्यूशन प्लान। इसमें बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन किस सीक्वेंस में होगा, एक्सकवेशन कैसे होगी, आरसीसी वर्क का फ्लो क्या होगा, क्यूरिंग और क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन किए जाएंगे। साथ ही सेफ्टी मेजर्स और साइट मैनेजमेंट प्लान भी इसी सेक्शन में आते हैं। ये पार्ट साइट इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट शेड्यूल और टाइमलाइन। यहाँ बार चार्ट या सीपीएम मेथड के जरिए ये बताया जाता है कि कौन सा काम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। इससे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आसान हो जाती है और डिलेज को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसलिए टाइम शेड्यूल रियलिस्टिक होना चाहिए, वरना डीपीआर सिर्फ पेपर वर्क ही बन के रह जाता है। अब बात आती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सेफ्टी मेजर्स की बात। आज के समय में कोई भी प्रोजेक्ट एनवायरमेंट से अलग नहीं देखा जाता। डीपीआर में यह बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन से एनवायरमेंट पर क्या क्या असर पड़ेगा और डस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज कंट्रोल और वर्कर सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो ये सेक्शन बिल्कुल कंपलसरी होता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ यह बताया जाता है कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली विजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर रेंटल इनकम, मेंटेनेंस कॉस्ट और पे बैक पीरियड जैसी चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। ये सेक्शन इन्वेस्टर्स और फंडिंग एजेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल आता है कि डीपीआर कैसे तैयार की जाती है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो डीपीआर प्रिपरेशन की शुरुआत होती है साइट विजिट और डेटा कलेक्शन से। इसके बाद सॉइल टेस्ट, सर्वे और बेसिक प्लानिंग की जाती है। फिर आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग तैयार की जाती है और इसके बाद क्वांटिटी टेक ऑफ और कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। फिर टाइम शेड्यूल और मेथोडोलॉजी बनाई जाती है और अंत में सभी सेक्शंस को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करके डीपीआर को फाइनल किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डीपीआर कौन बनाता है? तो डीपीआर एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, डिजाइन फर्म्स और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज ही बना सकती है। लेकिन अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपने एस्टिमेशन, प्लानिंग और डिजाइन अच्छे से सीख लिया है तो आप भी डीपीआर प्रिपरेशन में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज के समय में डीपीआर बनाना एक हाई इनकम स्किल भी बन चुका है। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक बिल्डिंग डीपीआर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए G+5 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है। प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। डीपीआर में सबसे पहले साइट डिटेल्स, सॉइल कंडीशन एंड जोनिंग रेगुलेशंस को चेक किया जाएगा। इसके बाद आर्किटेक्चरल प्लानिंग होगी, जैसे फ्लैट का लेआउट, स्टेयरकेस, लिफ्ट, पार्किंग वगैरह। फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन होगी और उसके बाद क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड टोटल कॉस्ट को निकाला जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल और सेफ्टी प्लान ऐड किए जाएंगे और यही होती है पूरी डीपीआर। बस बहुत सिंपल होता है, बस सीखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की ग्रोथ चाहते हैं तो डीपीआर को सिर्फ एग्जाम टॉपिक मत समझिए। डीपीआर आपको साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट इंजीनियर, कंसल्टेंट और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल भी बना सकती है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको डीपीआर फॉर्मेट, पीडीएफ, एक्सेल में एस्टिमेशन और डीपीआर से अर्निंग कैसे करें ये सब डिटेल में सिखाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।